मानना हो तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। यानी जिस कोई भी अपना निकट से निकट व्यक्ति हो और जो भगवान राम और सनातन का विरोधी हो उसे दुश्मन समझ के त्याग देना चाहिए। कांग्रेस सत्ता से लगातार सिमटती जा रही है, दूर होती जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसकी वजह समझ में क्या आती है? सीधे सीधे कहूं, बीमारी कहां पर है? राहुल गांधी। और ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, आप ये सवाल करिए, ऐसा क्यों? पूर्णिमा जी, भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद इस देश में कोई ऐसा नेता आप मुझे बताओ, एक नाम बताओ, उसे आप पसंद करती हो या उसे नापसंद करती हो, वो किसी पार्टी का हो, एक नाम बताओ, भारत के किसी भी नेता का एक नाम बताओ जो भारत की धरती से बाहर जाकर के भारत का विरोध करता हो। एक नाम बताओ जो व्यक्ति भारत का विरोध भारत की धरती से बाहर करता है। दूसरी बात, मुझे बताओ कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 कांग्रेस वो पार्टी थी जिसका पूरे देश में परचम लहराता था। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो पार्टी निरंतर सिकुड़ती जा रही है, निरंतर उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार ना तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को ठहराया जा सकता है, ना पूर्णिमा जी को ठहराया जा सकता है। उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो फैसले ले रहा है। तो 2014, 2017, 2019, 2024, 2022 तो कांग्रेस पार्टी में आपको याद होगा एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जी को इसलिए हटाया गया था, जगदीश चंद्रा जी को याद होगा, सीताराम केसरी को इसलिए हटाया गया और धक्के मार के हटाया गया कि वो सबसे कमजोर अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 1998 में नरसिम्हा राव जी के बाद, तो 140, 141 सीट लेके कांग्रेस आई। तो जो नेता 140, 141 सीट लेके आया उसको कमजोर समझ के हटाया गया, बड़ी बेइज्जती करके। लेकिन जो 3 बार से 42, 47, 52, 57, 99 लेके आ रहा, ये कांग्रेस के बड़े भारी नेता कहे जा रहे हैं। तो इन्हें क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? जब तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर राहुल जी के रूप में राहु की ग्रह दशा है, तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि उनके ऊपर राहु की ग्रह दशा है, लेकिन उनको लगता है और उनकी पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष में एक जान फूंक दी है। आपको लगता है वो बीमारी है? पूर्णिमा जी, 150 साल पुरानी पार्टी को बर्बाद करने में राहुल जी को 15 साल लगे। किसानों की सब्जी मंडी हो, दूध हो, फल हो, ये चीजें विकसित हुई हैं कि नहीं हुई हैं? और अयोध्या में जो लोग रात में रुके, कहीं न कहीं खाए, उसका उन्होंने पेमेंट किया कि नहीं किया होटल में? इसी प्रकार वाराणसी का जो आंकड़ा है वो 13 दिसंबर 2021 से जिस दिन विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, वाराणसी में 13 करोड़ लोग आए हैं। 13 करोड़ में 3 करोड़ लोग दोनों सालों में आए हैं, ये 2 साल। 10 करोड़ लोग नए आए हैं और ये 10 करोड़ लोग में से 7 करोड़ लोग भी रुके। तो अकेले वाराणसी में जीएसटी का जो टैक्स है वो 25,000 करोड़। मैं उस शहर में रहता हूं। तो क्या महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि जैसे पहले ये कहा जाता था, इनफैक्ट अब भी कहा जाता है कि किसान इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस रिलीजियस टूरिज्म का जिक्र आपने किया, क्या इकोनॉमी में अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है? स्वाभाविक है, पहले भी रोल था। मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क और संस्कार। दक्षिण भारत के मंदिर मुगलों ने नहीं तोड़े, टूटे नहीं, बच गए। आज भी मैं दक्षिण भारत में शुरू होता है। ये शुरुआत 2008 में सुशील पहलवान जी ने की थी। फिर वहीं से सबको ऐसे लगने लगा है, पहले तो कोई नहीं सोचा था, पहले तो ऐसे सोचते भाई ओलंपिक में बस पार्टिसिपेट हो जाए, वही ओलंपिक का मेडल मानते थे। फिर सोच बदल गई, भाई अब तो ओलंपिक का गोल्ड लेके आएंगे। 2008 के बाद रेसलिंग में सब बच्चों की सोच बदल गई कि भाई अब तो ओलंपिक में मेडल लेके आना है।
तो बस ऐसे ही सोचते कि ओलंपिक में मेडल लेके आना, तो एक दिन देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए। और इस मेडल का 2028 में रंग भी बदलेंगे, वह पूरी मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी एक बार इस जज्बे को सलाम कीजिए कि अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे। ये अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी में क्या बदलाव हुआ? और इस बार देखिए मेडल आप लेकर आए, लेकिन जैसा आपने खुद जिक्र किया कि गोल्ड मेडल लाने की अब ख्वाहिश है और उसी मुकाम को हासिल करना है, तो क्या सीखा इस बार की इस जीत के बाद? बस यही सोचा था कि पहले तो हार से सीखा था, जीते तो कुछ सीखने को नहीं मिला। हार से सीखा भाई जो इस ओलंपिक में कमी रही है वो उसी पर काम करेंगे, अगले ओलंपिक में ना रहे। अच्छा, 57 किलो भार वर्ग में आपने कुश्ती लड़ी, लेकिन इस बीच हमने एक उम्मीद टूटी, तो दूसरा हमने सुना कि आपका भी वजन एकदम से बढ़ गया था। या आप लोगों के पास ऐसा कौन सा हुनर है कि रातों रात 4 किलो आप लोग कम कर लेते हैं? हम तो यहाँ महीने क्या 6 महीने लग रहे थे तो 1 किलो नहीं हिलता। ये तो जी पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तो प्रैक्टिस की आदत हो गई, पर 3.5-4 किलो वजन ज्यादा था, तो हमारे पास 12 घंटे थे प्रैक्टिस के लिए। तो फिर 12 घंटे में 4.5 किलो ऐसा था भैया कि भाई वो मेन तो वजन लाना था, कुश्ती तो बाद में थी। बस यही सोच रखा था पहले तो वजन लाने हैं, कुश्ती के बाद में सोचेंगे। तो पूरी रात जिम में मेहनत करी, फिर सुबह 6 बजे वजन आया था, 7 बजे वजन देना था, तो 6 बजे वजन आया, जब रूम में गए थे हम वजन पूरा लेके जी। तो आखिरकार वो वजन आया और फिर हमारे खाते में ये ब्रॉन्ज मेडल आया। अच्छा, क्योंकि अब आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे की तैयारी के लिए कुछ खास है क्या? मतलब कोई नई आपने बात सीखी, कोई नई बात तय की है कोई, कि अब इस रूल पर चलना है? नहीं, मतलब अब रेसलिंग में आप तो समझ वो एक कुश्ती है, उसको जहाँ पर छोटी छोटी कमी रही है उन्हीं पर काम करेंगे, जो मेन कमी है। अभी इस लेवल पे जाने के बाद ऐसा तो नहीं भाई बहुत बड़ा बदलाव होगा, बस छोटा छोटा बदलाव ही चाहिए है रेसलिंग में, वही करेंगे। अच्छा, एक तरफ आपकी फाइट होने वाली है, दूसरी तरफ उससे पहले खबर विनेश वाली आपने भी सुनी होगी। मतलब जब आप खुद वहां उस जमीन पर मौजूद होते हैं और आपका एक साथी जब इस तरह टूट रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा डर तो लगा होगा? नहीं, मतलब इतना डर नहीं लगा, मैंने पहले भी 2-3 बार दे चुका हूँ अगले दिन वेट, तो मतलब मुझे पता था कि भाई वेट तो आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए वेट लाना। इतना 3.5 किलो तो नॉर्मल ही है मतलब एक प्लेयर के लिए, तो फिर इतना प्रेशर नहीं था वेट का। तो अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रही थी, जैसे मैंने जिक्र किया आपके बचपन का, मैंने जिक्र किया, तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरीके से खिलाड़ी बनेंगे? सोचा था, तभी तो खिलाड़ी बने हैं। मतलब कोई प्रेरणा आपकी रहा हो? नहीं, पहले एक गांव में एक अखाड़ा था, तो मैं सुबह खेलने जाता था, फिर वे बच्चे वहाँ पर रेसलिंग करते थे, तो फिर मैं मेरे पिताजी से कहा कि मैं भी रेसलिंग करूंगा। तो फिर पिताजी से बोले कि यहाँ तो अच्छी रेसलिंग नहीं होगी, तूने सुशील पहलवान जी और महाबली सतपाल पहलवान जी का नाम सुना था, तो वे दिल्ली रहते हैं सत्ता स्टेडियम में, तो वही छोड़ के चले गए थे, तो फिर वहीं से शुरू है रेसलिंग। अच्छा, हमारे यहाँ पर ये युवा पीढ़ी मौजूद है, इस युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो ये कहना चाहूंगा कि मुसीबत भी आएंगी तो बस हौसला मत तोड़ना, एक दिन अच्छा समय भी आएगा। हार से आप हर बार क्या सबक सीखते हैं? अपनी किसी भी, मतलब मान लीजिए कभी कभी अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो अपनी किसी भी जब आप डाउनफॉल में होते हैं तो क्या सबक लेते हैं, वहां पर क्या सीखते हैं आप, कैसे और खुद को कैसे मजबूत आप करते हैं उस वक्त पर? बस मजबूत ऐसे ही करते हैं भाई, मेहनत करते रहे, एक दिन अच्छा समय भी आएगा, बस उसी की आस में मेहनत करते हैं। वो बता भैया बुरा टाइम तो हरदम तक नहीं रहता, एक दिन अच्छा जरूर आएगा।